तो अपना पॉलिटी में अगला जो भारत में संवैधानिक विकास है उसका हमने 1600 से लेकर 1773 तक के एक्ट को पढ़ा कि 1600 में एक कंपनी भारत आती है और एक चार्टर एक्ट, चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र, वो लेकर आती है और 1726 में कुछ अधिकार भारत के गवर्नर को दिया जाता है। इसी चीज़ को आगे चलकर 1773 में अब ब्रिटिश की संसद उस कंपनी पर शासन करना चाहती थी। अभी भारत पर शासन नहीं करना चाहती है, अभी कंपनी पर, यानी ब्रिटिश संसद कंपनी पर शासन करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर भारत में आते हैं। तो उसको बोला जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जहां पर कार्यपालिका न्यायपालिका का जन्म होता है, उदय यहीं से होता है। यानी भारत के संविधान में अगर कार्यपालिका का बात करें या न्यायपालिका की बात करें तो यहीं से उस चीज़ का उदय माना जाता है। लेकिन इस कमियों को, इसमें भी कुछ कमियां रही, उस कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। तो हमारा अगला टॉपिक है क्या? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो हमारा अगला टॉपिक है सेटल एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसका पहला प्रावधान तो यही है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए, अब बात करते हैं कमियां क्या थी। सबसे पहले बात को समझते कमियां क्या थी जो कमियों को दूर करने आई। तो ध्यान दो, लिख लो यहां पर। पहले पहला पॉइंट क्या है? कमियों को दूर करने के लिए कौन से एक्ट के? 1773 के। तो 1773 के एक्ट जो था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ, ध्यान दो। गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य बना दिए गए थे और एक सर्वोच्च न्यायालय बन चुका था। कोई दिक्कत? अब न्यायालय का काम होता है न्याय देना। तो क्या हुआ था कि राजस्व का काम गवर्नर जनरल के अंडर में था वसूलने का, और सर्वोच्च न्यायालय भी राजस्व पर अपना न्याय सुना सकती थी। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इस पर मतभेद होने लगे, क्योंकि जहां पर सरकार को लाभ नहीं होकर नुकसान हो रहा था। तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। तो सरकार ने देखा कि इस सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व के नियम को अगर हम हटा देते हैं तो सारा का सारा राजस्व के अंदर कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नर जनरल के अंदर रहेगा। यानी गवर्नर जनरल फिर अपना काम अच्छे से कर सकता है। तो यही कमियां थी उस जगह पे। तो यहां से जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ। किसका? हाँ, यानी यहां से दूसरा बात निकल कर आता है उस कमियों को दूर। कौन सी कमियां थी? तो जो सर्वोच्च न्यायालय था और जो गवर्नर जनरल था, वो दोनों के दोनों एक ही मुद्दे पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। क्योंकि मान लो किसी के राजस्व का मामला है तो गवर्नर जनरल उसको अपने तरीके से देख रहा है, लेकिन उसी को न्यायालय में जाकर अगर वो अपील कर देता है तो न्यायालय उसको अलग तरीके से देखती है। तो जिससे क्या हो रहा है कि भारतीय खजाने से तो नहीं, लेकिन ब्रिटिश के खजाने में वो राजस्व कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, हानि हो रहा था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम इस दोनों को अलग कर दे तो यहां पर क्या हुआ कि पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ। पृथक्करण पूछा जाता है एग्जाम में
कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण कौन से एक्ट के तहत हुआ था? 73, 81, 84, 93 कौन से एक्ट के तहत हुआ था? तो 1781 के तहत इसका हुआ। अब पृथक हुआ तो क्या हुआ, उसमें क्या पृथक कर दिया गया? तो यहां पर लिख लेना बात, राजस्व संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय से हटा दिए गए। यानी जब अलग कर दिया गया तो क्या अलग किया? क्या सब कुछ अलग कर दिया? नहीं, वो सारे काम तो करेंगे अपना, लेकिन एक बात कौन सा था? राजस्व का। उस राजस्व के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय से छीन लिया गया कि अब आप सर्वोच्च न्यायालय जो है अब राजस्व के अधिकार पर कोई निर्णय नहीं देगा। तो इसमें यह बात आपकी खास रही, समझ में आ गई चीजें। और सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय दिया गया कि आप, यह न्यायालय भारत के धर्म, संस्कृति तथा कला का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। यानी न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि आप अगर कोई न्याय सुनाते हो तो उस समय क्या देखना है आपको? वहां की धर्म कैसी है, वहां की संस्कृति कैसी है, वहां का पहनावा कैसा है, रीति रिवाज कैसे हैं, ये सभी का क्या करेंगे आप? ध्यान रखेंगे। तो देखो 1781 का एक्ट में कमियों को दूर किया गया। कमियां क्या थी? कि जो राजस्व था उस पर दोनों लड़ जाते थे, इसलिए उसको अलग कर दिया गया। जब अलग कर दिया गया न्यायालय को, तो न्यायालय से कहा गया कि आप अब केवल और केवल राजस्व का मामला नहीं देखेंगे और जो मामले और इससे अधिक है वो आप देख सकते हैं, जो आपका काम है। लेकिन उसको निर्देश दिया गया कि आप जब निर्णय करेंगे तो उस समय भारत के जो लोग हैं उसके रीति रिवाज, उसकी धर्म, उसकी संस्कृति, उसकी कला पर खास ध्यान रखेंगे। और एक और मेन बात जो यहां घटना घटी वो कौन सी घटी? लिखो, कलकत्ता के सरकार अब ब्रिटेन सरकार नहीं, ब्रिटेन के अंदर नहीं, कलकत्ता के सरकार बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बना सकेंगे। विधि बनाएंगे। कौन बनाएंगे विधि? कलकत्ता की सरकार। किसके लिए? कलकत्ता, बंगाल और बिहार, उड़ीसा। यानी कलकत्ता तो है ही, तो कलकत्ता छोड़ दो, बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा। यानी कलकत्ता की सरकार अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। यानी 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, उस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ? ध्यान सुनो। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। उस 73 के एक्ट में क्या कमियां थी? तो उस 73 के एक्ट में ये कमियां थी कि जो गवर्नर जनरल था और जो सर्वोच्च न्यायालय था वो राजस्व के न्याय पर आपस में लड़ते रहते थे, जिससे क्या हुआ कि उनको निर्देश दिया गया कि अब सर्वोच्च न्यायालय राजस्व का मामला नहीं देखेगी। तो वहां से कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से एक्ट के तहत हुआ था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर न्यायालय को आदेश दिया गया कि आप भारत के लोगों का रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति का ध्यान रखेंगे और जो कलकत्ता के सरकार है, यानी जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल है, वही क्या बनाएंगे? अब कानून बनाएंगे। किसके लिए? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए वो सरकार बनाएंगे। यानी ये सारी बातें किसके अंदर था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर था। उसी के कुछ समय बाद एक अगला आता है पीट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है? पीट्स इंडिया एक्ट।
अब देखो जिस तरीके से काम हो रहा था उस काम को, उस कमियों को दूर करने के लिए धीरे धीरे एक्ट आए जा रहे थे। एक्ट क्यों लाए जा रहे थे? ताकि भारत को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा सके, इसीलिए वो धीरे धीरे करके एक्ट ला रहे थे। तो अगला आता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। तो हेडिंग लिखो अगला, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। चलो, अब पीट्स इंडिया एक्ट के आने का कारण है, पहले समझ लेते हैं फिर उसको लिखेंगे। देखो, पीट्स इंडिया एक्ट भारत आया क्यों? भारत में जब लॉर्ड नॉर्थ थे वहां पे, तो लॉर्ड नॉर्थ और एक फॉक्स नाम के व्यक्ति थे, फॉक्स, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स, दो व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद में एक भारत को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट पारित करना चाहते थे, लेकिन वो एक्ट संसद में पारित नहीं हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटेन की सरकार गिर गई, क्योंकि उस सरकार के मेन हेड कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। तो लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार नहीं, वो जो एक्ट है नहीं बनने से उनकी सरकार क्या हो गई? गिर गई। और पहली बार ऐसा हुआ था ब्रिटेन की संसद में कि भारत के कार्य के लिए ब्रिटेन की संसद की पार्टी गिर गई। समझ में आ गया? तो इसकी जगह पे एक नए व्यक्ति आते हैं, विलियम पिट, और उन्होंने इस एक्ट को बनाने की कोशिश करी। तो उन्होंने कुछ सुधार किए, इसलिए इसका नाम क्या है? पीट्स इंडिया एक्ट। यानी लॉर्ड नॉर्थ और जब फॉक्स का एक्ट पारित नहीं हुआ ब्रिटिश संसद में, तो उस संसद में नहीं हुआ, तो उनकी सरकार गिर गई। अब उसकी सरकार गिरते ही विलियम पिट आते हैं और वही एक्ट लेकर आते हैं, और उसी लिए इसका नाम क्या है? पीट्स एक्ट। और पिट्स इंडिया में आया था, इसलिए इसका नाम है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इस एक्ट में क्या था? हमें पता है कि ब्रिटिश संसद कंट्रोल करना चाहती थी किसको? कंपनी को। किसको कंट्रोल करना चाहती थी? तो उन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में यह कहा कि जो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, कितने सदस्य थे? तो उन्होंने आगे जब एक्ट आया तो उन्होंने कुछ बढ़ा दिया समय, हर एक साल में 1/4 लोग निकलेंगे, जिससे लोगों की संख्या कितनी हो गई? 4 साल के लिए हो गई कार्यकाल। तो यहां से उन्होंने देखा कि एक अस्थाई, एक ऐसा सदस्य होना चाहिए जो उससे अलग हो। किससे? 24 सदस्य अलग हो। अब ध्यान दो, अभी कैसे काम हो रहा है? तो अभी जो है ये संसद है, अभी क्या है? और संसद किसको कंट्रोल कर रही है? अभी कंपनी को। और कंपनी में कितने सदस्य? 24 सदस्य। और कंपनी फिर भारत में है ना? यानी अभी संसद कंपनी को कंट्रोल कर रही है और कंपनी फिर भारत को कंट्रोल कर रही है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव करना चाहते थे। अब संसद क्या चाहती थी कि अब देखो, संसद में तो बहुत सारे काम होते हैं, तो सारे काम तो वो नहीं कर सकता कि 24 सदस्यों को हर बार देखे वो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक अलग से संगठन बना दिया जाए, अस्थायी रूप से, जो कंपनी के काम को देखेगी। यानी अब संसद ने एक संगठन बनाने का निर्णय लिया, और वो संगठन क्या करेगी? अब कंपनी के काम का निरीक्षण करेगी, और फिर कंपनी कहां जाएगी? अब भारत में। यानी पीट्स इंडिया एक्ट में क्या बदलाव हो रहा है? समझ में आया क्या बदलाव हो रहा है? कि पहले तो संसद चाहती थी कि कंपनी पर क्या हो? नियंत्रण करे। तो उन्होंने 24 सदस्यों को कुछ रूल दे दिए कि भाई आप वहां जाओगे तो रिश्वत नहीं लोगे, अपना कोई काम नहीं करोगे। ऐसे बहुत सारे उन्होंने एक पत्र दे दिया उनको, अधिकार पत्र, कि आपका यही काम है, इससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हो। लेकिन संसद चाहती थी, ब्रिटिश संसद, कि अब एक ऐसा काम हो
कि हर बार अब सदस्य को नहीं झेलना पड़े, तो उन्होंने एक संगठन बनाने का निर्णय लिया। और वो कैसा हो, अस्थायी रूप से रहे, जो किसको देखे, कंपनी के काम को देखे। यानी कंपनी भी, जो कंपनी के सदस्य वो रहे अपनी जगह पे, और हम उसकी जगह पर एक अपना एक अलग से संगठन बनाकर उसको भेज देते हैं या बना देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो काम है वो सुचारू रूप से कंट्रोल कर लेंगे उन चीज़ों को, क्या काम कर लेंगे। तो यहां से संसद कंपनी पर कंट्रोल करती थी, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होगा, संसद में एक संगठन बना दिया, अस्थायी संगठन, और वो अस्थायी संगठन अब कंपनी के काम का निरीक्षण करेगी। यानी उसको कंट्रोल कौन करेगी, अब वो संगठन करेगा, ना कि अब संसद करेगी। अब संसद का काम रहेगा एक, अब ये कोई भी काम करेगा आगे, सारे के सारे कौन करेगा, अब संगठन करेगा वो। तो यहां से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या आया वो लिखो पहले, अब फिर और समझ लेते हैं। लिखो पहले 2-4 बातें, फिर हम समझते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, लिखो देखो, ब्रिटिश संसद एक अस्थायी संगठन या अस्थायी संस्था की स्थापना चाहते थे। ब्रिटिश संसद एक अस्थायी ब्रिटिश संसद एक अस्थायी संस्था चाहते थे। ठीक है, अस्थायी संस्था का या अस्थायी संस्था की स्थापना चाहते थे, कि वो चाहते थे कि स्थापना हो जाए कैसा है, अस्थायी संस्था का। और ये संस्था का स्थापना क्यों हो, कंपनी के सदस्यों को नियंत्रण करने के लिए। कंपनी के सदस्य, इसको कंपनी के सदस्य और भारत पर नियंत्रण करने के लिए। कंपनी के सदस्य नियंत्रण, कंपनी को नियंत्रण प्लस भारत पर शासन, यानी भारत पर नियंत्रण करने के लिए। कंपनी के सदस्य को नियंत्रण और भारत पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने एक चाहा कि अब यहां पर क्या हो जाए, एक अस्थायी संगठन का स्थापना हो जाए। समझ में आ गया चीजें। अब यहां पर कुछ बातें हैं जो हम समझते हैं। तो यहां से 2 बातें सामने निकल कर आई। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या था, कोर्ट ऑफ, और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ काउंसिल कह लो, कुछ भी। ठीक है, तो लिखो जल्दी से 2 बातें और। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब समझना ध्यान से। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ठीक है, इसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसमें कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे, ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। बोर्ड ऑफ सदस्य में कितने सदस्य थे, 6। और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 सदस्य थे। तो अब बताओ कंपनी कौन सी है, कंपनी कौन सी है, अरे कंपनी में कौन सी है, कोर्ट ऑफ, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से है, जो अब संसद बना रही है, नई संस्था बना रही है ना, वो है। यानी कंपनी ये है, ये कंपनी के सदस्य है, और ये संसद के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, हो गया यहां पर। अब क्या करा दो ध्यान से, यहां पे समझना। संसद ने अपने 6 सदस्य बना दिए। अब संसद देखो, इससे पहले देखते हैं
जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या करते थे, ध्यान रखना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है पहले वो कंपनी थी, और कंपनी जो थी वो भारत में थी, और भारत में दो काम करती थी, व्यापार करती थी और क्या करती थी, राजनीति करती थी। ये कब की बात है, ये 1784 से पहले की बात है कि 1784 से पहले क्या था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे, कंपनी में कितने सदस्य थे, और ये सदस्य कौन हुआ करते थे, जो वहां पर इन्वेस्टमेंट करते थे, जो पैसे लगाते थे, जो वहां पर पैसे निवेश करते थे, वही तो थे ना यहाँ पे। तो 24 सदस्य थे वो भारत में ही क्या करते थे, व्यापार और राजनीति दोनों हैंडल करते थे। अब उन्होंने संगठन बनाया, तो जब ये संगठन बनाया तो उन्होंने क्या करा कि जो व्यापारिक मामले हैं, कौन से मामले, व्यापारिक मामले इनको दे दिया, और राजनीतिक मामले खुद ले लिया कि अब व्यापार में जो भी चीज है वो आप देखो, और जो राजनीतिक मामले हैं वो कौन देखेंगे, हम देखेंगे, यानी संसद देखेगी। अब राजनीतिक मामले में क्या होगा, राजस्व, तो इनका मेन काम था यहां पर राजस्व को देखना। जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में नहीं किया था कि भाई व्यापार चीजें तुम देखो, राजस्व हम देखेंगे, निजामत का काम तुम देखो, राजनीतिक हम देखेंगे, तो अब उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। पहली बार कि ब्रिटिश संसद ने कंपनी को क्या दे दिया कि आप व्यापार करने गए थे, आप अपना व्यापार करो, हम आपको कहां रोक रहे व्यापार करने से भी। अगर ब्रिटिश संसद की जो महारानी थी उन्होंने आपको अधिकार पत्र दिया था, तो हम आपके अधिकार पत्र की तो बात कर रहे हैं ना। उस अधिकार पत्र में ये नहीं लिखा था ना कि आप राजनीति करो, तो हम आपसे राजनीति क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। अब आप राजनीति नहीं करोगे, अब आप केवल क्या देखोगे, व्यापार के मामले देखोगे, आप केवल अब व्यापार करोगे, जो भी काम होगा हम देखेंगे। अब इसीलिए ध्यान करो, जब हमने मैसूर का युद्ध पढ़ा था तो मैसूर के युद्ध में संधि हो रही थी, तो संधि जब हो रही थी तो मैंने कहानी बताया था कि जब कलकत्ता और जब मुंबई में मराठों के साथ जब संधि की जाती है तो ये बंगाल के गवर्नर को अच्छा नहीं लगता है, और वो इसकी शिकायत कहां करता है, ब्रिटेन की संसद में करता है। 1792 की बात है ना, 84 की बात है वो। तो जब वो शिकायत करता है कि भाई ऐसे ऐसे बात हुआ है, तो वहां से सरकार अपना लाभ देखती है और बंबई को बोलती है हाँ आप सही हो, कहती है ना। तो यानी आप सोचो कि ये उसी समय की घटना है ना। तो इसीलिए कहता हूं बार बार कि इतिहास को भी राजनीति से संबंध जोड़ो, तब आपको चीजें याद रहेंगी। समय के साथ, घटना के साथ उन चीजों को याद रखो। अब हम 1784 यहां पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में इतिहास भी चलना चाहिए कि 1784 के समय इतिहास में क्या क्या घटनाएं घट रही थी, तभी ना वो चीजें काम आएंगी, आपको याद रहेंगे। तो यहां तक हमने देखा कि राजस्व का मामला किसने ले लिया, बोर्ड ऑफ, और डायरेक्टर ने क्या ले लिया, देखो नाम है कंट्रोल, यानी अब ये कंट्रोल कर रहे हैं किसको, डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, कंपनी के सदस्य को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ पिट्स इंडिया एक्ट में कि व्यापारिक मामले कंपनी को दे दिया, और राजनीतिक मामले यानी राजस्व के मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अपने अंदर ले लिया, पैसे का कंट्रोल अपने अंदर ले लिया। और यहीं से इन्होंने दोहरी प्रशासन का शुरुआत कर दिया। कौन सी प्रशासन, यानी अगर आपको राजस्व से संबंधित, राजनीति संबंधित कोई चीज चाहिए तो हम आपके साथ रहेंगे, यानी आपको हमसे परमिशन लेना होगा। आप केवल व्यापार करने गए थे, वो व्यापार करो आप। तो यहां से किसकी शुरुआत होती है, दोहरी प्रशासन में शुरुआत होती है। और यहां पर एक बात और कहा गया, जब इनके पास क्या आ गया, राजनीतिक मामले आ गए, कंट्रोल किसके पास, संसद के पास। तो यहां पर क्या क्या गया, क्या कहा गया कि जो अभी तक आपने, जो कंपनी ने जो भी क्षेत्र जीता है वह अब अभी तक जो कंपनी का क्षेत्र था वो कंपनी के पास था, लेकिन अभी जो कंपनी ने क्षेत्र जीता है वह अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र होगा।
यानी अब कंपनी ने जो क्षेत्र जीता है युद्ध में, जैसे प्लासी, बंगाल, बिहार जो जीता था, उन्होंने कहा कि जो भी क्षेत्र जीता है, चाहे वो मराठा का हो, चाहे वो मैसूर का हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो सारे के सारे किसके होंगे? अब ब्रिटिश अधिपत्य के अंदर होंगे, यानी ब्रिटिश क्षेत्र के अंदर होंगे सारी चीजें। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ब्रिटिश सरकार के अंदर होंगे, क्योंकि सारा राजनीतिक मामला किसने ले लिया? संसद ने ले लिया। जब संसद ने ले लिया तो उसने कहा कि ब्रिटिश की सरकार जो होगी, अब जो ब्रिटिश का क्षेत्र होगा या जो कंपनी ने जो जीता है युद्ध में, वो सारा क्षेत्र किसके अंदर आ गया? ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र के अंदर आ गया। यानी कंपनी को केवल और केवल एक कर्मचारी बना दिया कि आप अब केवल क्या हो? कर्मचारी हो, यानी प्रतिनिधि बना दिया बस। तो यहां लिख सकते हो कंपनी का प्रतिनिधि बना दिया। यहां से यहां पे बस यहां पर एक लाइन लिख लो, जो कंपनी थी भारत, जो अंग्रेजी कंपनी थी ब्रिटिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी को प्रतिनिधि बना दिया। तो आपने देखा कि कंपनी ने पहले डायरेक्टर को कंट्रोल किया, उसके 10 साल बाद ही किसको कंट्रोल करने लगे? उस कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और शुरू कैसे किया कि पैसे का मामला, राजनीतिक मामला अपने पास ले लिया और बाकी मामले छोड़ दिए। आप व्यापार करने गए हो तो आप व्यापार करो, राजनीति करने का काम संसद का है। आप संसद क्या करेगी? ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिख लो, और कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्रों पर, कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्रों पर ब्रिटिश, कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य घोषित करने वाला प्रथम दस्तावेज था। यानी पहली बार अगर लिखित चीजों की बात आई तो वो क्या था कि जो अब कंपनी जो काम कर रही है वो केवल व्यापार करेगी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, आया भी है यूपीएससी और बीपीएससी में, कि कंपनी का प्रथम दस्तावेज अधिपत्य क्षेत्रों का, जो अधिपत्य क्षेत्र है उसका दस्तावेज कब प्रस्ताव का पारित किया गया था, कब लाया गया था? 1784 में। आगे लिखो। तो पहला तो क्या था? संसद को कंट्रोल कर लिया। संसद ने किसको कंट्रोल कर लिया? एक 6 सदस्य बना लिया और बोल दिया गया। अब जब यहां पर सुनो ध्यान से, अब संसद ने कुछ बंदे यहां नियुक्त किए हैं, ध्यान समझो। जब संसद ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य कर दिए, तो जब यहां पर सदस्य किया है तो जो भारत में गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, उसमें अभी उसके कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। तो अब क्या कर दिया गया अगले प्रावधान में कि जब यहां सदस्य बढ़े हैं तो अब यहां पर गवर्नर जनरल के साथ 3 सदस्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 3 सदस्य कर दिया। लिखो ये बात, 1784 में लिख लो, हेडिंग एक ऐसे लगा के लाइन पॉइंट लिख लो कि गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या, गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। ठीक है, और 3 सदस्य में एक सदस्य कमांडर इन चीफ होगा। क्या होगा? एक सदस्य क्या होगा? कमांडर इन चीफ होगा। कमांडर इन चीफ होगा। पहले 4 थे, अब कितने कर दिए गए? 3 कर दिए गए। उस 3 में एक सदस्य क्या था? कमांडर इन चीफ होगा। और लिखो एक बात और, गवर्नर जनरल, ये सब अधिकार दिए गए इसमें, गवर्नर जनरल
प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकती थी। निष्कासित, उसको हटा सकता था वहां पे। तो 1784 के पीस इंडिया एक्ट में संसद ने एक ऐसा कंट्रोल बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जिसमें 6 सदस्य थे जो राजनीतिक मामलों को देखती थी अब। और उसी समय प्रावधान हो गया कि जब राजनीतिक मामले देख रही है तो जो भी कंपनी ने भारत में जो क्षेत्र जीता है, अब वो किसके अंदर चला जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला जाएगा, ब्रिटिश संसद के द्वारा वो कंट्रोल होगा। और जब वहां पर 6 सदस्य बना दिए गए तो भारत में कोई ना कोई परिवर्तन होगा, और भारत में जो 4 सदस्य थे गवर्नर के, वो 3 कर दिए गए। और उस 3 में एक क्या था? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का मतलब होता है सेना प्रधान। यानी अब सेना प्रधान गवर्नर जनरल के साथ ही रहेगा। कमांडर इन चीफ का मतलब हो गया। और गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया, पावर दिया गया कि अगर प्रांतीय सरकारों की, जैसे प्रांतीय में कोई सरकार है, उनकी सरकार होगी कोई, अगर वो विफल हो रही है किसी चीज में, तो वहां से उसको क्या किया जा सकता है? बर्खास्त किया जा सकता है। यह भी उसमें प्रावधान दिया गया। तो 1784 के पीस इंडिया एक्ट में यहां तक हमने देखा। और एक बात और लिख सकते हो, लिखो यहां पर एक और लिख लो ताकि हमें ध्यान रहेगा। मैंने बता दिया था वो चीजें कि भारतीय राजाओं से युद्ध या संधि करते समय अब संसद से अनुमति लेना होगा। यानी ब्रिटेन सरकार से क्या लेना होगा? अब अनुमति लेना होगा। तभी ना 1784 में जो एक्ट बन रहे थे तो वहां पर युद्ध और सलाह किसके वजह से हो रहे थे? अब ब्रिटेन की संसद में जाता था हर बात। तो अब किससे अनुमति लेना होता था? तो ये इसी की घटना थी। ये बात हमने आपको पहले बता दिया था। तो 1784 के पीस इंडिया एक्ट में ये घटनाएं घटी। अब आता है 1786 का, देखो एक्ट, 1786 का एक्ट। मैं तो इसको चलो। तो पीस इंडिया एक्ट में कौन कौन सी घटनाएं घटी हमने देखा 1 बाय 1। और अगला आता है 1786 का एक्ट। का एक्ट लिखो। सत्रह सौ छियासी का एक्ट। चलो, इस एक्ट में क्या क्या हुआ सबसे पहले बात करते हैं। 1786 में, देना एक बार, 1786 में अब गवर्नर जनरल बन के आएंगे। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आएंगे तो आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले सेनापति थे। मैंने आपको बताया था इतिहास के अंदर कि जब ब्रिटेन और फ्रांस आपस में युद्ध कर रहे थे तो अमेरिका में, देखो समय कब की बात है? 1776। और 1776-77 में अमेरिका आज़ाद हो गया था। तो उस समय की बात है कि जब ब्रिटेन के लोग अमेरिका से, मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ ब्रिटेन है, ये अफ्रीका है और यहाँ पर अमेरिका है। ब्रिटेन से लोग यहाँ जाते थे, यहाँ से व्यक्ति को यहाँ बेच देते थे
आदमी को यहाँ से ले जाते थे और यहाँ पर क्या देते थे, और यहाँ से वो सस्ते मालों में रुई कपास खरीदते थे, है ना, और कपास खरीद कर अपने पास ले जाते थे। तो यही प्रोसेस चलता रहा था। उसी समय की घटना की बात है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर युद्ध में शामिल थे, क्योंकि फ्रांस उस समय अमेरिका के साथ दे रहा था। तभी ना फ्रांस का और ब्रिटेन का हमेशा युद्ध हो रहा था भारत में भी, और कुछ तत्कालीन कारण भी थे ऑस्ट्रिया के राजकुमार के उत्तराधिकार को लेकर। तो ये सारी घटनाएं एक दूसरे से संबंधित है। वही उसी समय की घटना है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आते हैं। तो वो कहते हैं भारत में आने के बाद, भारत में आने से पहले वो संसद के उपलक्ष्य में रखते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो मैं अपने तरीके से काम करूंगा। तो इसीलिए पहली बार लिखो इसी एक्ट में गवर्नर जनरल को, क्योंकि गवर्नर बन के आएंगे वो, तो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था, निरस्त कर सकता है। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल इस एक्ट के माध्यम से विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को क्या कर सकता था, निरस्त कर सकता है। अब बताओ, एक ऐसा कानून या एक ऐसा नियम कि मैं किसी का भी निर्णय निरस्त कर सकता हूं, मना कर सकता हूं, उसको बोला जाता है वीटो पावर। क्या बोला जाता है? यानी पहली बार वीटो पावर कहां यूज हुआ था? वीटो पावर। तो वीटो पावर पहली बार यहां पर गवर्नर जनरल को दिया गया। यानी अगर किसी भी निर्णय को अगर कोई निरस्त कर दे तो उसको वीटो पावर कहा जाता है, और 1786 में गवर्नर जनरल के पास ये वीटो पावर मिला। अब देखो, विशेष परिस्थितियां अभी तक डिफाइन नहीं है कि कौन सी विशेष परिस्थितियों में, आगे चलकर ये डिफाइन होगा, इसलिए मैंने यहां डाला है विशेष परिस्थिति। तो यहां पर यह बता दिया गया बस विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल जो है, जो उसके परिषद का निर्णय होगा उसको क्या कर सकता है। पहले इससे पहले अधिकार नहीं था, इससे पहले अधिकार किसको था? संसद को था। अब यह अधिकार किसके पास आ गया है? यानी यहां पर आप इस लाइन को समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो, पहले संसद के पास था, पहले किसके पास था यह संसद? पहले संसद के पास था, अब गवर्नर जनरल के पास आ गया वीटो पावर। पहले जो भी निर्णय था वो कौन निरस्त कर सकता था, और केवल गवर्नर जनरल वहां पर भाग ले सकता था जब वो मताधिकार बराबर, जैसे पहले 4 सदस्य थे, 4 में से 2 उसके साथ है, 2 उसके साथ है, तो बीच में गवर्नर जनरल चाहता था तो अपना मत दे सकता था, इतना अधिकार था उसको, लेकिन उसके निर्णय को मना नहीं कर सकता था। लेकिन इस जगह पर 1786 में निर्णय को मना कर सकता था वो। समझ में आ गई चीजें? ठीक है, अगली बात, जो हमने गवर्नर जनरल के साथ जो 3 सदस्य थे, कितने सदस्य थे उसमें? एक था ना सेना प्रधान, तो सेना प्रधान की शक्ति अब गवर्नर जनरल के पास आ गई। यानी अब सेना का प्रधान कौन हो गया? खुद गवर्नर जनरल हो गया। सेना का प्रधान कौन हो गया? जैसे एक प्रधान था ना, सेना प्रधान, अब उसने कहा कि अब सेना का प्रधान कौन रहेगा? गवर्नर जनरल रहेगा। तो इस जगह पर गवर्नर जनरल जो सेना का प्रधान है, उस 3 सदस्य नहीं होंगे, अब 3 सदस्य में कोई भी, अब वो खुद होगा। कौन होगा? गवर्नर होगा। तीसरी बात लिखो, अब बताओ, अगर गवर्नर जनरल के पास इतनी शक्तियां आ गई कि भाई वो निर्णय को निरस्त कर सकता है, सेना का प्रधान खुद हो गया गवर्नर जनरल, तो आप बताओ गवर्नर जनरल की शक्ति में बढ़ोतरी कम हुई कि शक्ति बढ़ गई? यानी गवर्नर जनरल की शक्ति किस एक्ट के दौरान बढ़ी थी? 1786
1786 के एक्ट के दौरान बढ़ी थी, और इसको ध्यान रखना है 1786। उसके बाद आता है 1793 का एक्ट, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो 1793 का एक्ट, फिर 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, उन सभी एक्टों में कुछ ना कुछ बात है संवैधानिक विकास के तौर पर, हम उनको वन बाय वन समझेंगे। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में।